Hello everyone, how are you all? Dear students, I Amrita Rawal welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 जूलॉजी पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक को अब स्टार्ट कर रहे हैं। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने इम्प्लांटेशन कैसे होता है और इम्प्लांटेशन होने के कारण से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं किस हिसाब से कि जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है उसके ऊपर की कवरिंग लेयर को हम लोग डेसिडियो कैप्सुलरिस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इम्प्लांट होने की अंदर की साइड पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको हम लोग बोलना चालू कर देते हैं डेसिडियो बेसालिस। और जो साइड्स में लेयर है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, जो कि एक्चुअल में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं है डेफिनेटली, लेकिन तभी भी प्रोलिफरेटेड रहने वाली है, उसको हम लोग बोलना चालू कर देते हैं डेसिडियो पेराइटालिस। ये सब पॉइंट्स हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि किस प्रकार से जाइगोट 2 सेल स्टेज, फिर हम बोलेंगे इंटरमीडिएट 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 16 सेल स्टेज, 16 32 सेल स्टेज बनाता है। ठीक है, एंड उसके नाम क्या क्या वहां पर हम लोगों के सामने आए थे। हमने मोरुला को डिस्कस किया, माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स के डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया, हमने ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कैविटी कैसे डेवलप हुई उसको डिस्कस किया, और हमने मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, ये सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग कि इम्प्लांटेशन के बाद में एक्चुअल में जो इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के चेंजेस, उनको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स ब्लास्टोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर जो इम्प्लांट हो गया था, उसके बाद अब उस इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो एक बोलेंगे हम लोग फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो फीटस किस प्रकार से डेवलप होगा कि वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि पार्चुरेशन के एकदम केपेबल हो गया हो। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर फुली ग्रोन स्टेज पर पहुंच गया हो फीटस। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, दिस इज टेक्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाने के बाद में एक बार क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो नाउ टुडे फर्स्टली वी विल डिस्कस कि जब हम लोग बात करते हैं इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन होने तक तो हम बोलेंगे जो हमारे पास में एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, एम्ब्रियोजेनिक सेल्स जिनको हम लोगों ने इनर सेल मास भी बोला था, वो न्यूट्रिशन कैसे ले रहे थे। उनके पास में न्यूट्रिशन का सोर्स जो था वो उस ब्लास्टोसिस्ट नाम की कैविटी के अंदर भरा हुआ फ्लूइड था, और वो फ्लूइड जो है वो कहां से आता है, वो हम बोलते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो बहुत न्यूट्रिटिव सिक्रेशन सीक्रेट कर रही होती है, और उस न्यूट्रिटिव लाइनिंग की सिक्रेशंस जो है वही अर्ली स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट लेवल तक एम्ब्रियो, जो अर्लीस्ट एम्ब्रियो फॉर्म्स है हमारे पास में, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन ऐसा कब तक चल पाएगा, राइट? ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता, क्योंकि इतने से फ्लूइड सिक्रेशन से या इतने से स्टोरेज रिजर्वायर से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं या कोई भी एक हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन रही हो किसी दूसरे मैमल में भी, तो भी ये बॉडीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये एकदम सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनना, पूरी की पूरी बॉडी बन जाना ऑर्गेनिज्म की, इट विल डेफिनेटली रिक्वायर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर ऑल दोज, यू नो, वी कैन से इन सब चीजों को फुलिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर डेवलप होता है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा कैसे डेवलप होता है, अगर हम सिर्फ ह्यूमन के केस की बात कर रहे हो, तो ह्यूमन के केस में प्लेसेंटा जो है उसका पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, इन ह्यूमन के केस में ये हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्या चीज है, तो यहां पर हम देखते हैं जो वर्ड मैंने पहले लिखा है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैटरनल पोर्शन। ठीक है, तो ये मदर की साइड से है, मदर। ठीक है, और कोरियल जो है ये वर्ड है फीटस के रिस्पेक्ट में, फीटस। ठीक है, तो प्लेसेंटा कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेसेंटा एक एनाटॉमिकल भी और एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन भी बनाता है फीटस और मदर के बीच में। एनाटॉमिकल कनेक्शन का मतलब होता है जहां पर एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे कि ब्लड वेसल सप्लाई आ रहा है, ठीक है, या हम बोलेंगे कि प्रॉपरली फिंगर लेग प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, फीटस की बॉडी स्ट्रक्चर जो बन रही है, मतलब
फिंगर लेग प्रोजेक्शंस डेवलप हो रहे हैं जो कि फीटस को कनेक्ट कर सके मदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग से। तो ये एक्चुअल में एनाटॉमिकल कनेक्शंस हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल भी है, मतलब कि हम बोलेंगे कि एक्सचेंज जो हो रहा है वो मदर के ब्लड से फीटस की बॉडी में आ रहा है। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे मदर की बॉडी में बहुत सारे। तो प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एनाटॉमिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी कनेक्शन बनाता है मदर और ग्रोइंग फीटस के बीच में, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या स्ट्रक्चर है? प्लेसेंटा इज गोइंग टू बी एन एनाटॉमिकल प्लस फिजियोलॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन मदर एंड फीटस। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमें समझ आया। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा, जब हमने बोला हीमोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा होता है ह्यूमन के पास में, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि मदर की बॉडी का ब्लड जो है वो कैविटीज के अंदर भर जाएगा और वो कैविटीज फीटस की कोरियोनिक विलाय के कांटेक्ट में रहने वाली हैं, ठीक है। तो अब हम यहां देखते हैं, ये स्ट्रक्चर में मैं पॉइंटर का इस्तेमाल कर रही हूं, जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दिस इज गोइंग टू बी द कोरियोनिक विलाय। ये दिख रहा है पूरा जो हम लोगों को स्ट्रक्चर, दीज आर द फिंगर लेग प्रोजेक्शंस, और ये है कोरियन के डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोरियन क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट से डिराइव्ड कुछ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं जिसमें कि कोरियन भी एक नाम है, उसकी विलाय मतलब कि फिंगर लेग प्रोजेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। फीटस के ये वाले पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं कोरियोनिक विलाय, ठीक है। ये हो गया कोरियल। और मदर का क्या सीन है? तो हम बोलेंगे मदर की जो ब्लड वेसल्स आ रही है ना, ये ब्लड वेसल्स आके यहाँ पर रप्चर हो रही है, ठीक है। सो एज वी आर एबल टू सी दैट द ब्लड वेसल्स विल रप्चर and the chorionic villi will be actually surrounded by the mother's blood, ठीक है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा, वेयर मैं यहां डेफिनेशन लिख देती हूं हीमोकोरियल के लिए। ओके, सी इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, इस प्रकार के प्लेसेंटा में, इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, मदर्स ब्लड इज फिल्ड इन साइनसिस, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैविटी सराउंडिंग कोरियोनिक विलाय ऑफ फीटस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या मैं ये बोलूं कि मदर का ब्लड जो है वो फीटस के ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि फीटस का जो ब्लड है ना, वो ये अम्बिलिकल कॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आ रहा है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड नाम के स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं फीटस की, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर फीटस का ब्लड है। फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मदर के ब्लड से सिर्फ न्यूट्रिशन मतलब कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और हम बोल सकते हैं एंटीबॉडीज जैसे कि IgG टाइप की एंटीबॉडीज, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज हो गया, IgG एंटीबॉडीज हो गई, आयंस भी आ सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब चीजें, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीजें जो है आ सकती हैं। कभी भी मदर की बॉडी से ब्लड जो है डायरेक्टली वो अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहां लिख देती हूं आप लोगों के लिए, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन को सब लोग ध्यान रखें। ओके, क्वेश्चन आता है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से फ्रेम करता है 100% फीटल ब्लड, ठीक है, फिर पूछता है 50% फीटल ब्लड प्लस 50% मैटरनल ब्लड, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं हमारे से
70% फीटल ब्लड प्लस 30% मैटरनल ब्लड। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं मैटरनल ब्लड ओनली। ठीक है, तो ऐसे किसी भी केस में ध्यान रखना हमेशा मदर का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है फीटस के ब्लड के साथ में, इसीलिए अम्बिलिकल कॉर्ड में हमेशा ही 100% 100% फीटस का ही ब्लड होगा, मदर का नहीं। ये क्वेश्चन एनटीए के मॉक टेस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसीलिए नीट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट समझ आ गया, इसीलिए कोरियोनिक वाला आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, तो हम यहां से थोड़ा पढ़ते हैं, देखो यहां से आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जो कि मैंने आप लोगों को कल बना के बताए थे, जिसको मैं दोबारा से बना सकती हूँ इफ यू ऑल वांट। ये हमने इनर सेल मास बना दिया, ठीक है, और हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कोरियोनिक विलाय बनाए थे। ठीक है, अगर आप सबको याद हो तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है और हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट अलग से बनाई थी जो कि कोरियोनिक विलाय वाली नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्ट, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्ट के अंदर हम लोगों को कोरियोनिक विलाय देखने को मिल रहा है। कोरियोनिक, अरे दिख नहीं रहा, ओके प्लीज वेट, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, तो ये समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। तो यहां देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस appear on the trophoblast, ठीक है, called as chorionic villi which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood। definitely कोरियोनिक विलाय कहाँ बन रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं ना कि ये पूरा स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियल लाइनिंग में धंस रहा है, तो डेफिनेटली एंडोमेट्रियम जो हो जाएगा वो टिश्यू पोर्शन हो गया मदर का, और एंडोमेट्रियम इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, तो मदर का ब्लड भी वहां पर होगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से धंस रहा है, यूट्राइन टिश्यू को डैमेज पहुंचेगा और डैमेज पहुंचने के कारण से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, और इसी हिसाब से मैंने बोला कि कोरियोनिक विलाय जो है इट विल बिकम सराउंडेड बाय ब्लड, ये इसके आसपास में ब्लड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जहां पर मदर का ब्लड जो है इस कोरियोनिक विलाय को सराउंड कर रहा होगा, ना कि डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, इस प्रकार से सिर्फ सराउंडिंग है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। The chorionic villi and the uterine tissue becomes interdigited। ठीक है, इंटरडिजिटेड समझते हो, ये यूट्राइन टिश्यू मान लो, ये कोरियोनिक विलाय मान लो, तो ये इंटरडिजिटेड धंस जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है कि 9 मंथ तक जब डेवलपमेंट हो रहा है तब ये डिटैच ना हो। ठीक है, जनरल मूवमेंट्स में ये कनेक्शन इतने आसानी से डिटैचेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि कनेक्शन बनते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरडिजिटेशन फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाय एंड द यूट्राइन कोरियोनिक विलाय and the uterine tissue becomes interdigited with each other and jointly forms a structural and functional unit between the developing embryo or fetus and the maternal body called as placenta। किसकी इसके बीच में कनेक्शन है? एम्ब्रियो या फीटस बोल सकते हैं उसको लेटर स्टेजेस में, और मदर की बॉडी के टिश्यूज के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है। वो कनेक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, प्रेगनेंसी की, और उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा ना हो, अर्ली प्रेगनेंसी टाइम में कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा टाइम मेंटेन रह जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इनिशियल टाइम में प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई देखिए और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोलिफरेटेड रख सकता है, पर बाद में प्लेसेंटा के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतने से प्रोजेस्टेरोन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करके रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और इसीलिए प्लेसेंटा की रिक्वायरमेंट है। प्लेसेंटा की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए भी है, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए भी है, फीटस के रिमूव करने के लिए वेस्ट पोर्शन जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, CO2 बन रही है वो हो गया, इसके लिए भी है। तो इसका रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो and removal of CO2 and excretory waste materials produced by the embryo। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, which helps in transport of substances to and fro, मतलब कि बोल सकते हैं आदान और प्रदान दोनों का जो काम हो रहा है वो umbilical cord में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के माध्यम से हो रहा है। मतलब कि फीटस के अंदर मदर का ब्लड डायरेक्टली मिक्स नहीं हो रहा है,
मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस के पास में, फीटस का एक्सक्रीटरी वेस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट ब्लड वेसल के थ्रू में पहुंच रहा है मदर की ब्लड के पास, ठीक है। इस प्रकार से ये एक कनेक्शन हो गया अम्बिलिकल कॉर्डिक ब्रिज जैसे मान लो इन दोनों के बीच में। बस इतना ही काम। एक काम तो न्यूट्रिएंट सप्लाई, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये है वो हो जाएगा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करना। इसके कुछ एक पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ एक एक करके, ठीक है। हम पहले देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो एक पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ वो ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी टाइम्स में हम हमेशा ये बोलते हैं कि फीमेल्स को नॉजिएटिंग फीलिंग आती है, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी टाइम पे हम बोलते हैं कि फीमेल को अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को नॉजिया की फीलिंग रहती है, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है, ठीक है। नॉजिया या वॉमिटिंग का क्या रीजन हो सकता है? व्हाट इज द सडन रीजन ऑफ दिस नॉजिया एंड वॉमिटिंग? द रीजन इज दैट बॉडी नॉर्मली जो हार्मोन लेवल प्रोड्यूस करती है वो अलग, लेकिन जो प्रेगनेंसी टाइम बिंग में स्टार्ट होते से ही हार्मोन्स लेवल का एकदम सडनली बढ़ना, ठीक है, जहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, हार्मोन्स प्लेसेंटा अर्लीस्ट डेवलपिंग प्लेसेंटा से बनेंगे, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको हम लोग HCG बोलते हैं उसका लेवल हाई होना, थायरॉक्सिन का लेवल हाई होगा। ऐसे करते करते हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा सडनली, इतना बॉडी जो है उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तब जनरली अगर बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल सडनली बहुत रेज्ड अप होते हैं तो फीमेल को नॉजिया वॉमिटिंग, या कोई और भी इंसान होगा तो भी उसको नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है। तो ये कुछ एक रीजंस रहते हैं जहां पर अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग फीमेल्स को अकम्पनी करती है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, HCG का बढ़ रहा है, थायरॉक्सिन का बढ़ रहा है, ये सब कैसे बढ़ रहे हैं? क्या ये हार्मोन्स बॉडी प्रोड्यूस करने में एक्स्ट्रा हेल्प कर रही है? ये पॉइंट भी सही है, लेकिन क्या सिर्फ बॉडी के नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही काम कर रहे हैं? तब ऐसा नहीं है। प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, और प्लेसेंटा जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, जहां पर कुछ एक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि जनरली बॉडी में और भी किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, लेकिन कुछ एक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा बनाती है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा बनाती है, ठीक है। तब हम बोलेंगे यहाँ पर प्लेसेंटा ओनली हार्मोन्स, प्लेसेंटा ओनली हार्मोन्स, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा खुद ही बनाए ऐसे हार्मोन्स में नाम आता है हमारे सामने HCG, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक एपिथेलियम लेयर से बना हुआ गोनाडोट्रोपिन है ये। अब मेरे को बता दो जल्दी से, क्या हमने पहले गोनाडोट्रोपिन में LH और FSH नाम सुना था? सबको याद आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। हमने देखा था कि LH की काबिलियत होती है या एबिलिटी होती है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने की, ल्यूटियम को मेंटेन करने की, ये वाली बात भी हमको मालूम है, ठीक है। लेकिन क्या मुझे बताओ प्रेगनेंसी टाइम के अंदर अगर हम लोग LH का लेवल बढ़ा के रखे तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि कोई और फॉलिकल ओव्यूलेशन हो सकता है ना पॉसिबल, कोई और फॉलिकल जो है वो ग्रो हो जाए बाय एनी चांस या नियर टू ग्रोथ स्टेज पे हो और वो रप्चर हो जाए और ओव्यूलेशन हो जाए। इस चीज को प्रेगनेंसी के टाइम पे अलाउंस नहीं मिलती, ठीक है, इसीलिए हम LH के लेवल को बढ़ा के नहीं रख सकते। तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर सकता है LH के जगह? तो LH जैसा ही एक सिस्टर हार्मोन है LH का, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है सो दैट प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रॉपरली मेंटेन रहे, प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे, इंक्रीज, ठीक है, ओके। और ये काम मेनली HCG तब तक तो करता ही है जब तक हम बोलेंगे कि प्लेसेंटा फुली फंक्शनल नहीं हुआ। अगर प्लेसेंटा एक बार फुली फंक्शनल हो जाता है तब ये कॉर्पस ल्यूटियम से आए हुए प्रोजेस्टेरोन सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तब प्लेसेंटा खुद ही इतना प्रोजेस्टेरोन बना लेता है कि उसको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं बैठती, ओके। लेकिन तब भी अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या आखिरी तक प्रोजेस्टेरोन सप्लाई करे तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखते हैं अप टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ताकि थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन ये देता रहे, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। एक क्या? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सेकेंड हार्मोन है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को एक और नाम से पहले बोलते थे
इसका नाम था ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। ठीक है, ये क्या करता होगा? ये वो हार्मोन है जो कि मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन जो है ये मिल्क जनरेशन में हेल्प करेगा, इसीलिए पहले क्या करेगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एल्वियोलाई करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की तरह काम करेगा। ठीक है, और साथ में मिलकर ये सारे हार्मोन सिंक्रोनसली काम करेंगे, एक तरीके से सिनर्जिस्टिकली काम करेंगे। ठीक है, सो दैट मैमरी ग्लैंड्स की प्रॉपर या ऑप्टिमाइज ग्रोथ पॉसिबल हो सके, वो बाद में जो बेबी है उसको नर्चर करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तो हार्मोन्स और भी कोई बनाता था, कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए हम इनको नहीं बोल सकते हैं प्लेसेंटल ओनली हार्मोन्स, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि दीज आर दी हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, in the later phase of pregnancy a hormone called as relaxin is also secreted by the ovary. Again it is also secreted by the ovary. तो मतलब समझ रहे हो, कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस जो है वो लास्ट तक है, ताकि रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी सीक्रेट करा जा सके बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमें क्या पॉइंट समझ में आए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैं कुछ एक पॉइंट्स लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द वे, हम उसको लास्ट में लिखेंगे, पहले से रीड करो। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, पर अगर मैंने बोला प्लेसेंटल ओनली हार्मोन्स तो हमको HCG और HPL बोलना है। ठीक है, और प्रेगनेंसी ओनली हार्मोन्स तो हम HCG, HPL और रिलैक्सिन तीनों बोल सकते हैं। एक माइनर डिफरेंस है, क्योंकि ये कौन बनाता है? ये बनाती है ओवरी, और ये कौन बनाता है? ये बनाता है प्लेसेंटा, और ये कौन बनाता है? ये बनाता है प्लेसेंटा। ठीक है, in addition during pregnancy the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine etc are increased several folds. ये सारी बातें मैं आपको कैसे बताती हूँ, देखो समझना पॉइंट्स को। ठीक है, ध्यान से। ओके, जब एक फीटस डेवलप हो रहा है तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स लिख रही हूँ मैं, फीटस के रिक्वायरमेंट्स क्या ऑफ फीटस। ठीक है, देखना, पहला है इंक्रीज्ड ग्लूकोज। ठीक है, उसको ग्लूकोज ज्यादा चाहिए क्योंकि वो डेवलप हो रहा है, उसके सारे सेल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, तीसरा इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। अगर मेटाबॉलाइज नहीं होंगी चीजें तो वो जल्दी जल्दी डेवलप कैसे होगा, डिफरेंशिएट कैसे होगा? ये सारी बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं। इनको कौन फुलिफाई कर सकता है? इनके लिए कौन कौन आ रहा है सामने? हमारे सामने इधर आ रहा है हमारे सामने कॉर्टिसोल। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ कॉर्टिसोल की ताकत होती है कि वो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकता है। तो अब मुझे बताओ कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाना जरूरी है कि नहीं प्रेगनेंसी में? आया समझ में? तो बॉडी कॉर्टिसोल का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ाएगी ताकि ब्लड ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो कि फीटस के द्वारा चाहिए है अभी, उसको हम लोग बढ़ा के रख सकें। ठीक है, सो दैट कि इंक्रीज ग्लूकोज सप्लाई फीटस के पास पहुंच सके और उसको फास्ट रेट पे ग्रो होने में, या जो उसके नॉर्मल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलिफाई करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स जो रहते हैं, थायरॉक्सिन, ये क्या करता है? दिस इज मेंटेन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, अगर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है तो इसी हार्मोन के रिक्वायरमेंट है हम लोगों को मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए थायरॉक्सिन का लेवल भी इंक्रीज होगा अप टू सेवरल फोल्ड्स, कॉर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज होगा अप टू सेवरल फोल्ड्स। तीसरी बात कॉर्टिसोल की ही बात करते हैं, कॉर्टिसोल हो गया। ठीक है, हेल्प्स इन हेमाटोपोइसिस मतलब कि, और एरिथ्रोपोइसिस मतलब कि, एरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंक्रीज्ड आरबीसी इन मदर, इंक्रीज्ड आरबीसी होंगे तो ही क्या हो पाएगा? तभी तो ग्लूकोज फैसिलिटी, तभी तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन। इस कारण से ये सारे हार्मोन्स बढ़े। और कौन सा हार्मोन बढ़ा? तो हम बोलते हैं एस्ट्रोजन बढ़ा। वो क्यों बढ़ा? ठीक है, ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोलिफरेट करा जा सके, वही तो करता है एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। ठीक है, और कौन सा हार्मोन बढ़ा? तो हम बोलेंगे बढ़ा है प्रोजेस्टेरॉन, सेवरल फोल्ड्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ा? तो हम बोल देंगे जल्दी से
कि वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, प्रोलिफरेटेड, ठीक है, मेंटेन्स प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, इस प्रकार से ये सारे हार्मोन्स कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। इस कारण से ये सारे हार्मोन्स काफ़ी सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को शायद ये वाले पैराग्राफ में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, increase the production of these hormone is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in mother and maintenance of the pregnancy। अगर इनमें से कोई भी हार्मोन की कमी हो जाए या कोई हार्मोन जो है जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रेगनेंसी सफ़र करेगी। ठीक है, हो सकता है कि जो प्रोजेनी बन रहा हो, फीटस बन रहा हो, वो कोई डिजीज कंडीशन में बर्थ ले ले। ठीक है, या तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कई बार फीटस जो है वो सर्वाइव ना कर पाए और उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत सारी बन सकती हैं। हर एक हार्मोन का अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल है। ठीक है, तो ये पूरा केस आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमने एक बात करी हार्मोन की, इसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं HCG, इसको प्रोड्यूस किसने किया? इसको प्रोड्यूस किया है कोरियन ने। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रोड्यूस्ड बाय कोरियन। और कोरियन किससे बनी है? तो हम फटाफट बताते हैं कि कोरियन तो सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट से बनी थी। ठीक है, याद है सबको, सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट से बनी थी ना कोरियन, हमने देखा फोटो ये वाला। तो मैंने कहा था कि ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट, मतलब कि बनी तो फाइनली ट्रोफोब्लास्ट से ही है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ और कोरियन, और वी कैन से ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इससे बना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये ऐसा हार्मोन है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन है ये? है HCG इज अ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन। ठीक है, और हार्मोन्स यूज होने के बाद में यूरिन से एक्सक्रीट आउट होते जाते हैं। तो ये वाला हार्मोन भी जो है यूरिन से एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, तो इसका लिख देती हूँ मैं, एक्सक्रीशन वाया यूरिन होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन वाया यूरिन। इस कारण से प्रेगनेंसी को पता करने के लिए यूरिन के अंदर HCG की प्रेजेंस को टेस्ट किया जा सकता है, और यही प्रेगनेंसी किट्स का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल है। ठीक है, और प्रेगनेंसी किट्स के थ्रू टेस्ट करना या प्रेगनेंसी को चेक करना HCG के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे, इस टेस्ट को बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, ये किट्स कुछ इस प्रकार से मार्केटेड अवेलेबल किट्स हैं। ठीक है, तो nowadays the checking will become very easy. The reason behind that there is HCG testing kit marketed available. ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की कोई किट आती है, ठीक है, जिसके ऊपर यूरिन सैंपल का अगर एक भी ड्रॉप पुट किया जाए, तो अगर 2 लाइंस ऐसी बनती हैं तो इसका मतलब कि फीमेल प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव है, मतलब कि HCG हार्मोन है। ठीक है, और अगर इस प्रकार से एक सिंगल लाइन बन रही है तो हम बोलेंगे फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, और द टेस्ट बिकम नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू HCG नेगेटिव। तो ये हो गया प्रिंसिपल। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ट्रोफोब्लास्ट लेयर या कोरियोनिक एपिथेलियम से बना हुआ हार्मोन, ये बताता है, यूरिन में प्रेजेंस इसकी बताती है कि फीमेल में इम्प्लांटेशन हो चुका है कि नहीं। ठीक है, ये हुआ पॉइंट खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स। ये डिफरेंशिएट होगा कैसे? तो हम देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन देखते हैं, इनर सेल मास है ना। तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के बता रही हूँ, यहाँ बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। मैंने कहा ये हो गया हमारे पास में ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ओके, ब्लास्टोसिस्ट जो है इसके पास में हो जाती है आउटर साइटोट्रोफोब्लास्ट। सॉरी, 1 सेकेंड, I need an eraser. Okay, here it is. सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ना, एंड देन बिकम्स
साइटोट्रोफोब्लास्ट, समवॉट लाइक दिस। ऐसा कुछ हमारे पास अर्ली स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब मैंने क्या दिया, ट्रोफोब्लास्ट अर्ली स्टेज में ये था, लेकिन जब वो डिफरेंशिएट हुआ तब ट्रोफोब्लास्ट की कोरियोनिक विलाय तो अच्छी प्रॉपरली प्रोनाउंस हो चुकी हैं और वो स्ट्रक्चर जो है वो धंस भी चुके हैं काफ़ी हद तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर। पर क्या डिफरेंस आया, थोड़ा डिफरेंस ये आया कि जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है ना उसमें बदलाव चालू हो गया काफ़ी कुछ। वो बदलाव कैसे क्या चालू हुआ हम देखते हैं। ये तो ठीक है, मैंने साइटोट्रोफोब्लास्ट बना दी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो इनर सेल मास हमने बनाया ना, ये वाला इनर सेल मास, ये इनर सेल मास अलग तरीके से अलाइन होना चालू हो गया। जहां पर ऊपर की तरफ ये थोड़े से कॉलम शेप के सेल्स रहेंगे, कुछ ऐसे टाइप के। ठीक है, मतलब कि ऊपर के सेल्स जो है उन्होंने कॉलम शेप अपीयर ले लिया और नीचे नीचे वाले जो सेल्स हैं उन्होंने एक क्यूब जैसा शेप ले लिया, कुछ इस प्रकार से, somewhat like this। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू हाउ टू इमेजिन एक्चुअली कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, क्यों हो रहा है। ये क्यों का जो है हर सारे क्यों का आंसर तो नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली हर एक चीज़ एक स्टेप है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये एक बाय लैमिनर, मतलब कि एक और दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 लेयर स्ट्रक्चर बन गया। और 2 लेयर स्ट्रक्चर बनने को हम लोग बोलते हैं बाय लैमिनर, 2 लैमिना वाला बाय लैमिनर एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनल डिस्क। ये ऐसा स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स पहले तो सिंपली अरेंज थे, कोई पैटर्न नहीं था। बाद में क्या हुआ, वो कॉलम शेप के हो गए और क्यूब शेप के हो गए। कॉलम शेप के सेल्स ऊपर की तरफ आ गए और क्यूब शेप के सेल्स नीचे की तरफ आ गए। फिर हम क्या देखते हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक गैप डेवलप होगा, एक स्पेस डेवलप होना चालू होगी और कुछ इस प्रकार से ऊपर वाली लेयर जो है उसके बीच में एक स्ट्रीक डेवलप होगी, एक पार्टीशन बनेगा और सेल्स जो है वो डिवाइड हो के नीचे की तरफ आना चालू करेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर दिख रही है ना हम लोगों को कॉलम शेप वाली, इसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है, जो कॉलम वाली है ये क्या हो जाएगी, एपीब्लास्ट। और जो नीचे वाली लेयर थी ना वो हो जाती है हाइपोब्लास्ट। मैं बताती हूँ बना के। ठीक है, मैं आप लोग के लिए कुछ एक काम कर रही हूँ, मैं ये वाले जो सेल्स है ना ग्रे वाले, इसके जैसा एक और सेल बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मानो कि ये क्यूब शेप की जो लेयर थी ना ये पहले थी हाइपोब्लास्ट, पूरी ग्रे ही थी। ठीक है, ऐसे करके प्रेजेंट थी। ठीक है, ये हो गई हाइपोब्लास्ट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब ये एपीब्लास्ट वाली लेयर जो है ऊपर वाली, इसके बीच में एक स्ट्रीक डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके स्ट्रीक डेवलप होने के बाद में एपीब्लास्ट के सेल्स डिवाइड हो के नीचे की तरफ फॉल होना चालू हुए, कुछ इस तरीके से कि उन्होंने हाइपोब्लास्ट को भी रिप्लेस कर दिया और अब वो सेल जमा हो गए और हाइपोब्लास्ट रिप्लेस होकर साइड में हो गई। ठीक है, तब इस प्रकार का जो बदलाव आया, इस प्रकार का जो चेंज आया, इसमें सेल्स का मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब सेल्स का मूवमेंट जब भी हम देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जब होने लग जाता है, जब ये इनर सेल मास सिंपल एग्रीगेट ऑफ सेल की जगह पर बाय लैमिनार डिस्क बन जाता है, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुला के बाद में क्या हो जाता है, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुलेशन के अंदर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनती है। एपीब्लास्ट के सेल्स डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है बीच में उनके और वो नीचे की तरफ फॉल होना चालू होता है और वो क्यूबॉइडल शेप की लेयर जो है हाइपोब्लास्ट उसको रिप्लेस करना चालू कर देते हैं और खुद जमा होना चालू हो जाते हैं। ये जो जमा होके सेल्स बन रहे हैं इसमें हमें देखना है, सबसे पहले जो नीचे की लेयर बनाई वो ये इन ऑरेंज कलर के सेल्स ने बनाई और इनको हम लोग बोल देते हैं एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, एक एंडोडर्मल सेल बन गई हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके, लेकिन अभी भी बीच में जगह बाकी थी तो एपीब्लास्ट के सेल और गिरते ही रहे नीचे, गिरते ही रहे। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक से नीचे आते ही जा रहे। अभी रेड कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स बीच में पैक हो गए ना, इनको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्मल सेल्स। ठीक है, और एपीब्लास्ट खुद एक्टोडर्म बन गई। आई बात समझ में? इस प्रकार से जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जर्म लेयर के फॉर्मेशन में क्या समझ में आया, एपीब्लास्ट जो थी उससे क्या हुआ, स्ट्रीक फॉर्मेशन हुआ बीच में उसके। ठीक है, स्ट्रीक फॉर्मेशन के बाद हुआ
cells divided, ठीक है, and fall, ठीक है, replaced hypoblast, है ना, hypoblast को replace कर दिया, ठीक है, to form एंडोडर्म बनाने के लिए उन्होंने हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हुआ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओके, सेकंड यहाँ लिख रही हूँ मैं, द स्पेस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड एंडोडर्म got packed with mesoderm, ठीक है, बीच में क्या बन गया, mesoderm। ये सेकेंड स्टेज हुई। थर्ड क्या हुई, फाइनली एपीब्लास्ट इटसेल्फ, खुद ही, ठीक है, got converted इन एक्टोडर्म, और इस तरीके से हमारे पास में तीनों जर्म लेयर्स आ गई, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले जर्म लेयर कौन सी बनी थी, तो क्या बोलोगे, तब बोलना है एंडोडर्म। फिर कौन सी बनी थी, मेसोडर्म। फिर कौन सी बनी थी, एक्टोडर्म, ठीक है। इस प्रकार से जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस into an outer layer called as ectoderm and the inner layer called as endoderm. The mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. These three layers gives rise to all the tissues in the body. ठीक है, जितने भी germ layers है ना, germ layers, ठीक है, ये तीनों germ layers हैं, इन तीनों germ layers ने body के सारे tissues को rise दिया, all tissues, all organs of the body, ठीक है। It's need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. Simple बात है, इसलिए inner cell mass को ही embryoblast बोला गया था, ठीक है। Okay, so this is done. इतना पूरा समझ आ गया है। अब हम देखते हैं कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है। तो इतना सारा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक्टोडर्म से हमेशा नर्वस सिस्टम बना होता है मोस्टली, प्लस सेंस ऑर्गन्स बने हुए होते हैं मोस्टली। अब आपको अगर मैं बताऊंगी एग्जांपल तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखो, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंस ऑर्गन्स, एपिडर्मिस मतलब कि स्किन फिर से सेंसरी हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें बनी एक्टोडर्म से, इतना ईजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, स्किन का ही हम बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन है, हेयर और नेल्स, है ना, स्वेट ग्लैंड भी स्किन में ही होते हैं, लेंस ऑफ आई, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं एक्टोडर्मल नेचर, ठीक है। जब भी हमसे पूछते हैं मेसोडर्मल कौन है, तो भी हमें एकदम सिंपल याद रखना है, बॉडी के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है ना, वो सारे मोस्टली मेसोडर्मल होते हैं, और मसल्स भी, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स मोस्टली, ठीक है। अब जब ऐसा आ गया तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारा हो जाता है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, मसल अलग हो गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू पूरा खुद ही आ गया यहाँ पर, डर्मिस ऑफ स्किन में एडिपोज टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली सारी कनेक्टिव टिश्यू वाले जो हैं वो बने हैं मेसोडर्म से, ठीक है। फिर आती है बात रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये एग्जाम्पल अपने को याद रखना पड़ता है कि रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे भी मेसोडर्म से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फिर एंडोडर्म। एंडोडर्म जब भी सामने आता है तो इमीडिएटली बोल दिया करो, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो भी पोर्शंस है ना, वो सारे के सारे एंडोडर्म से बने हुए होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली, ठीक है, और प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, अप टू सम पोर्शन। तो अब यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे शायद तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करने पड़ेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग, यूरिनरी ब्लैडर, ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, लिवर, पैंक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी एंडोडर्म में। तो इस प्रकार से जर्म लेयर से सारे के सारे बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स बने, ठीक है। अब हमने जब पढ़ा था अम्बिलिकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, तो हमने देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली कनेक्शन बनाता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन
फीटस एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है। तब इस पर्टिकुलर कनेक्शन में होता क्या है, तो अब यहाँ स्ट्रक्चर देखो, क्या आपको ये न्यू बॉर्न बेबी दिख रहा है, ठीक है। ये न्यू बॉर्न बेबी जो है इसके हम बोलेंगे नेवल पोर्शन से, जिसको नाभि बोलते हैं हिंदी में, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हम लोगों को नजर आ रही है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस के अंदर अटैच थी, ठीक है। तब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जब क्रॉस सेक्शन लेके देखें हम लोग, इसको कट करके देखें बीच में से, तो हमें मालूम पड़ता है कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें से कि 2 तो आर्टरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज, और एक होती है अम्बिलिकल वेन। लेकिन ये अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ब्लड कैरी करती है जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कैरी करती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्बिलिकल वेन ये क्या कैरी करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, दे आर अगेन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल आर्टरी एंड वेन, ठीक है। बस इतना, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। और ये 3 वेसल्स एक पर्टिकुलर पाइप में पैक करी हो तो कोलैप्सिबल हो सकता है, इसीलिए बीच में हमको एक जेली जैसा सब्सटेंस भरना पड़ता है, और उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। इस म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का एक जेली लाइक अपीयरेंस होने के कारण से इसका एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉर्टन्स जेली, वॉर्टन्स जेली, ठीक है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, वॉर्टन्स जेली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज डन, ओके, समझ आया। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। तो अब हम देखें अगर ध्यान से, तो हम बोलेंगे कि ये हो गया, मान लो कोरियोनिक विलाई है ना, ये ब्लड फिल्ड स्पेसेस, ये मैटरनल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, राइट, दिख रहा है। अब हमने बोला कि फीटस जो है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरी वेन सब होगी डेफिनेटली। लेकिन फीटस को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें ये मालूम पड़ रहा है, फीटस जो है वो एक वाटर फिल्ड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर भरा हुआ है। मतलब वाटर फिल्ड स्ट्रक्चर जो कि मान लो जैसे पानी ऐसे कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है फीटस को बाहर साइड पे, ऐसे के बीच में फीटस बैठा हुआ है, आराम से तैर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और ये एमनियोटिक कैविटी एमनियन से सराउंड होती है, एमनियन इस लेयर का नाम है, ठीक है। और बाहर की साइड पर जो कि कोरियोनिक विलाय बना रहा था ना, इस लेयर का नाम होता है कोरियन, ठीक है। और हम 2 स्ट्रक्चर्स और देख सकते हैं जिनके नाम है, एक है योक सैक, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एलेंटॉइस। ये 4 स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। क्या क्या नाम है इनके, तो हम बोल देंगे क्या क्या नाम है, एमनियन, कोरियन, योक सैक and allantois are called as extra embryonic membranes, ठीक है। नेसेसरी नहीं कि मेम्ब्रेन ही हो, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि कैविटी की प्रेजेंस हो सकती है, जैसे कि कोरियोनिक विलाय, ठीक है, वो विलाय बना रही है। लेकिन योक सैक एक सैक है जो कि योक सैक मेम्ब्रेन बाउंड एक कैविटी है, ठीक है। ऐसे एमनियन हो गया। इस प्रकार से 4 हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये हम अब 1 बाय 1 देख रहे हैं। एकदम सिंपली बता रही हूँ, कोरियन का मेन काम आप लोगों को पता पड़ ही गया है, ये फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा बनाता है, मतलब कि कोरियोनिक विलाय, सिंपल, ठीक है। और कोरियोनिक विलाय जो होता है वो होता है फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, और ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो और उसके आसपास के एमनियन के भी बाहर प्रेजेंट था। तो हम बोलेंगे इसका फंक्शन कैसा हो गया, प्रोटेक्टिव। तो अगर कोई 2 लाइन में पूछे ना आपसे आंसर, तो बोलना है एक प्रोटेक्टिव है, 2 वर्ड में प्रोटेक्टिव नेचर है, और हम बोल देंगे फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा में ये रोल प्ले करता है कोरियन। एमनियन क्या करता है, तो हम देखेंगे एमनियन जो है ये स्पेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एमनियन इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया।
ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमें दिख रही है, ये एमनियन है और ये फीटस है। इसके बीच की स्पेस को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जहां पर क्लियर वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि एम्ब्रियो भी सीक्रेट करता है और मेम्ब्रेन भी। ठीक है, ये क्या करता होगा, ये बेसिकली उसको फ्लोएबिलिटी दे रहा है। ठीक है, क्यों करवा रहा है फ्लो, ताकि कुशनिंग इफेक्ट से उसकी बॉडी के कोई भी नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार के एक्सटर्नल शॉक को बॉडी आराम से झेल ले। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन एंड अब्जॉर्ब्स शॉक, तो फिर से प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो गया। एमनियन इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव, ठीक है, पर आउटर मोस्ट नहीं है ये। एमनियन इज मेनली गोइंग टू डील विद द कुशनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों बात समझ आई। तीसरा देखते हैं एलेंटॉइस। एलेंटॉइस स्ट्रक्चर ह्यूमन के अंदर, मतलब हम बोलेंगे एक तरीके से वेस्टिजियल मान लो, इसकी प्रेजेंस इतनी खास मैटर नहीं करती क्योंकि एलेंटॉइस की जरूरत नहीं है। एलेंटॉइस पहले के प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी रोल प्ले करता था, ह्यूमन में मान लो नॉन फंक्शनल जैसा है, लेकिन शुरुआती ब्लड वेसल्स डोनेट करता है ये प्लेसेंटा में। मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो अम्बिलिकल वेन बनी और अम्बिलिकल आर्टरी बनी है ना, वो बनवाने में रोल किसने प्ले किया, एलेंटॉइस ने। ठीक है, तो इट बेसिकली हेल्प्स इन फर्निशिंग द ब्लड वेसल्स टू द प्लेसेंटा, अर्लीस्ट ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट देखते हैं योक सैक। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें योक सैक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है डेवलपिंग फीटस को, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ह्यूमन के केस में प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो योक सैक फिर से नॉन फंक्शनल हो गया। लेकिन योक सैक जो है अर्लीस्ट ब्लड सेल्स देने में काम करता है, अर्लीस्ट आरबीसीज डोनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फीटल आरबीसीज जो हैं अर्लीस्ट, ठीक है, वो कौन देता है, योक सैक। इतना आ गया समझ में। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमोरी न्यूरॉन की फंक्शन मैंने बताया। कोरियन प्रोटेक्टिव इन नेचर, हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। एमनियन प्रोवाइड्स अ कुशनिंग इफेक्ट, ठीक है, हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द बेबी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल शॉक, ठीक है, एंड अलाउज द बेबी टू परफॉर्म अ फ्री मोशन इनसाइड दैट पर्टिकुलर कैविटी। तीसरा हो जाता है फिर यहाँ पर yolk sac, which does not have any we can say function, it is non-functional, but we will say it will help in giving earliest RBCs, ठीक है, और इसलिए एरिथ्रोपोइटिक हो गया नेचर में। और चौथा होता है कोरियन, और कोरियन नहीं, एलेंटॉइस, और एलेंटॉइस जो है उसका भी नॉन फंक्शनल रोल हो गया एक तरीके से, लेकिन अर्लीस्ट ब्लड वेसल्स फर्निश करता है वो डेवलपिंग बेबी में। ठीक है, दिस इज डन। बस फिर हम देखते हैं क्या क्या मेजर फीचर्स है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। अलग अलग महीने प्रेगनेंसी के जब डेवलपमेंट चल रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ह्यूमन में प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है बताओ। इट इज गोइंग टू बी ऑफ 9 months, मोस्ट प्रोबेबली 9 month एक जनरल मतलब हम बोलेंगे यूज्ड टर्म है 9 month प्रेगनेंसी इन केस ऑफ ह्यूमन। कोई डेज के पूछे तो बोलेंगे 266 days के आसपास की प्रेगनेंसी होती है, और कोई वीक पूछे तो 38 वीक के आसपास जो है प्रेगनेंसी ह्यूमन फीमेल्स में होती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में किस समय कौन सा इवेंट होता है, ये कुछ एक पॉइंट्स एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं उतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो बेबी का डेवलपमेंट हो गया है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 8th-9th मंथ के लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, द रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो बेबी जो है कंप्लीटली डेवलप्ड दिख रहा है हम लोगों को, और सिर्फ उसका डिलीवरी होना बाकी है ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन हर पर्टिकुलर स्टेज में ये सेम नहीं दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अर्ली मंथ्स के अंदर एकदम सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा था, जैसे कि कॉर्डेट पढ़ते समय आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, ऐसा कुछ देखो, हार्ट डेवलप हो रहा है बस। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इसके लिम्ब बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसकी आंखें डेवलप हो रही है, इसके पास टेल भी है, पोस्ट एनाल टेल दिख रही है। फिर हम देखते हैं कि हाथ डेवलप हो गए लिम्ब बर्ड्स से, और फिंगर्स भी बन गई, डिजिट्स। ठीक है, लेग्स डेवलप हो गए और डिजिट्स बन गई। ठीक है, रिब्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। लंग्स डेवलपमेंट चालू हो गया होगा, ब्रेन डेवलपमेंट चालू हो गया होगा। ठीक है, ईयर के लिए एक अपर्चर बना, यहाँ देखते हैं ईयर बन गया है, आंखें बन गई हैं, नोज बन गए हैं, लिप्स बन गई हैं, हाथ थोड़े लंबे हो गए हैं, पैर थोड़े लंबे हो गए हैं, मतलब कि अंदरूनी बोन डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते हम देखेंगे बेबी का फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है। बिहेवियरल भी डिफरेंसेस उसमें आएंगे, जैसे कि मूवमेंट परफॉर्म करने की एबिलिटी, लोकोमोट तो नहीं कर सकता डेफिनेटली, लेकिन वहां पर टर्न हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, अपने हाथ का जो थंब है वो उसके माउथ में जा सकता है,
ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो है बेबी अंदर कर सकता है। ओके तो ये सब डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से नीट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एनसीईआरटी लेवल पे। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें ध्यान देते हैं। फर्स्ट मंथ, ठीक है, अब देखो मैं डिवाइड कर देती हूँ उसको, ऐसे बोलती हूँ 1 से 3 मंथ्स है, ठीक है, लेट अस सपोज 1 से 3 मंथ्स है, तो 1 से 3 मंथ्स को बोल देंगे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना। फिर मैं बोल दूंगी अगर 4, 5, 6, ठीक है, तो 4 से 6 मंथ्स है तो हम बोल देंगे इट विल बिकम सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। और फिर हो जाएगा 7, 8, 9, ठीक है, मंथ्स है अगर, तो हम बोल देंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। ऐसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी टाइम को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने वीक आ जाएगा, जैसे मैंने क्या दिया 12th वीक, तो क्या बोलोगे बताओ, तब 1, 2 और 3 मंथ, क्योंकि हर महीने में 4 हफ्ते होता है तो हम इसको मान सकते हैं थर्ड मंथ। आ रही बात समझ में? तो ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो आपको सिर्फ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट बैठेगी, ठीक है। ओके सो लाइक यहाँ देखते हैं कि क्या क्या इसमें इवेंट्स हो रहे हैं। ओके एक सेकेंड, चलो अब देखो फर्स्ट मंथ के एंड पे, फर्स्ट मंथ के एंड पे जो है बेबी का हार्ट फंक्शनल हो जाता है, और हार्ट का फंक्शनल होना मतलब कि धड़कने की एबिलिटी, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्योंकि हार्ट फंक्शनल हो गया है तो स्टेथोस्कोप अगर लगाकर डॉक्टर जो है मदर के वोम्ब के ऊपर स्टेथोस्कोप लगा के अगर वो साउंड सुनते हैं तो उनको बेबी के हार्ट की आवाज़ भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड पर हार्ट का डेवलपमेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले महीने में। सेकेंड मंथ के एंड होने के ऊपर बेबी के लिम्स और डिजिट्स बनना चालू हो चुके हैं और बन चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्ड मंथ के एंड होते होते लिम्स वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में थर्ड मंथ के एंड पर पता चल जाता है कि बेबी मेल या फीमेल फीटस है। क्यों? क्योंकि उसके गोनाड्स डेवलप हो जाते हैं। अगर गोनाड्स प्रॉपरली डेवलप हो गए हैं, मतलब कि अगर गोनाड्स टेस्टीज है तो मेल है, अगर गोनाड्स ओवरी है तो फीमेल है, तो रिस्पेक्टिव हार्मोन उनकी बॉडी में बनना चालू हो गए होंगे या स्ट्रक्चर्स बनना चालू हो गए होंगे, जिसके कारण से एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर मेल है तो हम बोलेंगे कि पीनस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगर फीमेल है तो हम बोलेंगे कि एक वुल्वा का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। इस हिसाब से थर्ड मंथ जो है यहाँ पर आते आते हम बोलेंगे लिम्स भी वेल डेवलप्ड हो गए और एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी वेल डेवलप्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया वेल डेवलप होने के कारण से इस थर्ड मंथ के आसपास में, नज़दीक में या एंड में कई बार फीमेल फीटिसाइड जैसे क्राइम के चांसेस भी ज़्यादा सामने आते हैं, जहाँ पर सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करने के कारण से, ठीक है, लोग जो है अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको कई बार अबॉर्ट करवाने के लिए भी मतलब ट्राई कर सकते हैं या करते हैं। और ये कारण से हम बोलेंगे एमनियोसेंटेसिस जैसी टेक्निक, जो कि एक्चुअल में एक अच्छी टेक्निक है लेकिन उसका इतना खराब मिसयूज होने के कारण से ऐसी टेक्निक्स जो है वो लीगल नहीं है, दे आर इलीगल टेक्निक्स, दे आर बैंड इन इंडिया, ठीक है। और these are some of the reasons where we are able to understand that okay why these techniques are banned over here, because the people have a very orthodox mentality। काफ़ी बेटर हो गए हैं आज की हालत में तो, लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, ठीक है। फिर देखते हैं फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ को क्या बोल सकते हो बताओ? सेकेंड ट्राइमेस्टर, मिड बोल सकती हूँ क्या मैं? मिड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 4, 5, 6 था इसलिए मिड बोल दिया। फिफ्थ मंथ में बेबी जो है वो मूवमेंट चालू कर देगा, ठीक है, और वो मदर को भी फील होता है, और वैसे मूवमेंट्स के कारण से मदर जो है उनको पेन होना भी स्टार्ट हो सकता है। करवट लेने में, सोते समय, चलते समय थोड़ी सी पेनफुल फीलिंग आ सकती है अगर मूवमेंट फीटस का ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, हेड के ऊपर हेयर का अपीयरेंस भी चालू हो सकता है, ठीक है। 24th वीक्स मतलब कि क्या हो जाएगा ये 6 मंथ के एंड पे। इस समय तक बॉडी फाइन हेयर कोट से कवर हो चुकी होती है पूरा, और इस फाइन हेयर कोट को बोलते हैं लैनोगो। इस लैनोगो की कवरिंग बेबी के पूरे शरीर पे आ जाती है। उसकी आईलिड सेपरेट हो जाती है, मतलब कि पहले तो हमारी आंखें जुड़ी हुई होती हैं, फिर आईलिड सेपरेट होती हैं बीच में से, ठीक है, आई लैशेस बनती हैं, ठीक है। तो ये सब काम भी 6 मंथ के एंड पर होना चालू हो जाता है।
फिर आता है 7th 8th 9th मंथ। इसमें जो बना दिए हैं ऑर्गन्स प्रॉपरली, उन सबका वेल डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी गेन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, बेस्ट फॉर्म में आ रहे हो अपने अपने, ठीक है। तो हम बोलेंगे 9 मंथ तक आते आते फीटस पूरा डेवलप हो चुका है और अब उसकी डिलीवरी हो सकती है। अब हम बोलेंगे पार्चुरेशन हो सकता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्चुरेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रेगनेंसी डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ NCERT के अंदर हमारे पास एक पॉइंट आता है कि ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड तो हम लोगों को मालूम है 266 डेज बोल देते हैं, पर एलिफेंट का कितना होता है, कैट का कितना होता है, ऐसे करके एक लाइन उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड है वो 634 डेज है, मतलब कि नियर टू 1.5 ईयर to 2 ईयर्स। इतना लंबा टाइम तक एलिफेंट का बेबी जो है डेवलपमेंट में टाइम लेता है। और सोचो कि उसका इतना टाइम के प्रेगनेंसी के बाद में जब बेबी बाहर आता है, और हमारे इंडिया की जैसी जगह में केरला साइड में हुए कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इसी साल हम लोगों ने नोटिस किए, जिसके अंदर बेबी एलिफेंट्स के मतलब प्रेग्नेंट फीमेल है एलिफेंट, और उसने एक ऐसा नारियल खा लिया या ऐसा कुछ खा लिया, इसमें बॉम्ब था और उसके मुंह में फट गया वो, एंड शी डाइड ऑन स्पॉट व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, ठीक है। हाउ वी कैन से पेनफुल दिस इज टू ह्यूमन सोसाइटी दैट सच काइंड ऑफ इवेंट्स जो हमको सुनने मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ शेम टू ऑल द ह्यूमन सोसाइटीज़। और इसीलिए हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन फोकस नहीं होते हुए हम लोगों को सारे एनिमल्स के रिस्पेक्ट में फोकस होके समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी भी इंडिविजुअल लाइफ्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट मेंट टू एंटरटेन अस एवरी टाइम, दे आर नॉट मेंट टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ बेनिफिट टू अस ऑल टाइम, दे डू हैव देयर ओन इंडिविजुअल लाइफ्स, इजंट इट। चलिए अब देखते हैं, एलिफेंट हो गया ये। फिर हम देखते हैं कैट और डॉग का ऑलमोस्ट सेम होता है, 60 से 65 दिन के आसपास मान लीजिए। इस प्रकार से थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप लोगों को और NCERT में जो दिए हैं वो देखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी, ठीक है, थिंग। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, एंड बाय दिस द चैप्टर विल बिकम और कम टू एन एंड। इसके साथ चैप्टर हमारा एंड पे आ जाएगा, तो लास्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दिया करो यार। चैनल की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं करवा रहे तुम लोग जितना कि मैं सोच रही थी कि तुम लोग पढ़ के करवाओगे, ठीक है। मतलब क्या अच्छे से पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है क्या? हाँ, कि जहाँ पर बस बातें हो रही होती है और बताओ कैसे हो, ये हो वो, बस वहीं रहना है क्या? तो जो है ना, चीज़ें पढ़ने से जो फ़ायदा मिलता है एक्चुअल में, वो ये और बताओ क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, पानी पी लिया, इससे इतना फ़ायदा किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कंटिन्यूसली पढ़ाई करो मेरे साथ। चलो बाय एवरीबॉडी, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर नाउ।